चलिए अगली क्लास हमारी ये क्लास हिस्ट्री वाली, ठीक है। इसमें आपको हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा रखी थी। उत्तर वैदिक सभ्यता क्या करना, प्रारंभ करना। उत्तर वैदिक सभ्यता में सर बहुत कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं। 2-3 दिन में क्लास वाइंड अप हो जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर हम आएंगे धीरे धीरे सर महाजनपदों पे। महाजनपदों के साथ साथ आप जानते हैं बुद्ध जैन वगैरह सबको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दिमाग से पढ़िए, सारी बातें इंक्लूड हो जाएगी दिमाग में, चलेगा। आप बताइएगा, हम इसके पहले वैदिक सभ्यता जो पढ़े हैं, वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख नाम हम एक बताए थे, क्या था? आर्य, ठीक है। हम कहते हैं ये दो कैटेगरी थी, आर्य और अनार्य, ठीक है। जो ज्ञानी थे आर्य हुए, जो अज्ञानी थे वो अनार्य हुए एक प्रकार से, ठीक है। मैंने एक बात बताई सर, आर्यों को क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था, सर्वोत्तम कहा जाता था, ये आर्य थे। आर्यों का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया था। कहां से आए थे? मध्य एशिया। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा सर जो आर्य थे ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दिमाग में बैठा लीजिएगा। भारत में इनका जो है प्रमुख निवास कहां बताया गया? सप्त सैंदो प्रदेश, यानी कि हमने कहा था जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। हाँ, ये 7 नदियों के बीच के स्थान को सप्त सैंदो प्रदेश कहा जाता था। यहाँ तक ये क्या थे? फैले हुए थे, ठीक है। आपने देखा कजाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में इनका जो विस्तार था। भारत में आपने देखा सर इधर थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूरब साइड में नहीं पहुंचे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये लोग थे, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में ये आके जो होता है कहां तक फैल जाते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। और सर ये इधर ऊपर भी चढ़ जाते। कहने का मतलब कि आर्य जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। और आप जानते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता 400 सालों की है। बात समझ में आई ना? उसके पहले हमने 500 सालों की सभ्यता पढ़ी ही थी ऑलरेडी। रख के तो हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जैसे जैसे एक पॉइंट एक एक पॉइंट बता रहे हैं वैसे वैसे एक एक पॉइंट रखना। हाँ बहन बताओ। हमने कहा था अगर पूछा जाए सर इसकी जानकारी कहाँ से पड़ती है, हमने पीछे बताया आपको कि सर किसी भी चीज की आपको अगर जानकारी लेनी है तो एक पुरातात्विक स्रोत होता है और दूसरा क्या होता है सर? पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ हाँ कोई लिखित प्रमाण पत्र मिल जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? बताइए, लिखित प्रमाण पत्र को क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। तो इसके दो स्रोत सर थे, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरे साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला इसको जानेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत में क्या क्या मिला, सारी चीजें जानेंगे। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, ठीक है। इनकी जानकारी का पहला साक्ष्य जो मिला, पहली जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो कहोगे सर इनकी पहली जानकारी हमें जो आर्य थे, आर्य, समझ में आया ना? आर्यों ने इसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया। और आप जानते हैं आर्य जो होती है सर कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को आगे बढ़ाया करते थे। बात क्लियर है? किससे? कहानियों के माध्यम से। लिखने वगैरह का कोई उतना बड़ा सिस्टम नहीं था, ये आपको पता है। लेकिन सर इसके पहले साक्ष्य जो मिले, पूछा जाए सर इसका विकास किसने किया था? आर्य ने किया था। हमारे वैदिक सभ्यता का विकास किसने किया था? आर्य ने किया था। इसका विकास किसने किया? आर्य ने किया। इतनी बात दिमाग में बैठाए हैं पीछे आप पिछली क्लास में। अब यहां से आगे क्या इंक्लूड करना है? मैं बोल दूं सर इसके पहले स्रोत कहां मिले, पहली पुरातात्विक स्रोत कहां मिला हमें, पहली जानकारी कहां मिली? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा नामक एक स्थान है सर। ये अतरंजी खेड़ा से इसकी जानकारी मिलती, जहां हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है, लोहे के हल का साक्ष्य मिलता है। तो पहली जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अतरंजी खेड़ा से। अभी लिखना मत, बात सुनना। लेकिन सर इसके पहले दो चीजें बताना। जो हमारा वैदिक सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। दिमाग में बैठाना, वैदिक, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ये बात आपको पता है? कौन से वेद से? ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद के मिलने की वजह से इसको ऋग्वैदिक काल भी कह दिया जाता है। याद रखना, क्या कह दिया जाता था? ऋग्वैदिक काल। लेकिन सर उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें जो मिलती है वो ऋग्वेद के साथ साथ और जो 3 वेद हैं, कौन सा? अथर्व, साम और
यजुर्, ये तीनों वेदों से मिलती है। तो कहने का मतलब इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, जानकारी इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, आप कहोगे सर यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद हैं आप जानते हैं। इसके अलावा सर किससे मिली? ब्राह्मण ग्रंथ से। किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से। ब्राह्मण ग्रंथ से इसकी जानकारी मिली। अगला सर कहोगे आरण्यक से। किससे? आरण्यक से। आरण्यक से। आरण्यक के बाद सर इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आपको हमने उपनिषद बताया। क्या बताया सर? उपनिषद। हाँ, याद रखना दिमाग में। किससे मिली सर? उपनिषदों से। दिमाग में बैठा लीजिए, किससे मिली है? उपनिषदों से। उपनिषदों से। ये तो सर हमारे यहाँ की, हम जहां से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सर इसकी जानकारी कहां से मिलती? एशिया माइनर। कहां से मिलती? एशिया माइनर। किसकी सर हम बता रहे जानकारी? उत्तर वैदिक काल की। कहां से मिलती? एशिया माइनर। दिमाग बैठा लीजिए, कहां से? एशिया माइनर। ठीक है, कहां से मिली? एशिया माइनर। और सर कहां से मिलती है? तो आपको कि एशिया माइनर के अलावा बोग जो बोगज गोई जो एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? आप कहोगे बोगज गोई अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से? बोगज गोई अभिलेख। और बोगज गोई अभिलेख के अलावा सर कौन से अभिलेख से मिलती है? कस्सी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कस्सी का अभिलेख। दिमाग बैठाना, कस्सी, कस्सी का अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख और कस्सी के अभिलेख से भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दिमाग बैठा लेना, ये चार कई स्रोत है इसकी जानकारी के। और इसके जानकारी के स्रोत ऋग वैदिक काल ही था, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कह दिया जाता है। कौन सी सभ्यता को? वैदिक सभ्यता को। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी सर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है, और कस्सी अभिलेख, एशिया माइनर, और एक, हाँ, क्या नाम था उसका जी? बोगाजगोई अभिलेख। ठीक है, यहां से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा गया सर सर्वप्रथम किस चीज की खोज की गई? तो अभी हमने बताया सर, इसमें जो खोज की गई थी उत्तर प्रदेश के, कहां से? हाँ, अतरंगी से एक खोज हुई, जो कहते हैं लोहे का हल था। क्या था? लोहे का हल। इससे हमें ये बात पता चलती है सर कि अतिरंजी खेड़ा नाम था। अतिरंजी खेड़ा से लोहे का हल प्राप्त हुआ, जिससे यह क्लियर होता है सर कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हल का भी प्रयोग करते थे। तो कहां से? यूपी के अतरंजी खेड़ा से। अगली जो चीज मिली, यूपी के अतरंजी, अतरंजी खेड़ा, खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में क्या मिला था सर? लोहे का हल। क्या मिला था? लोहे का, लोहे के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। दिमाग बैठा लीजिए, किसके? लोहे के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लेकिन एक सर हमने इतिहासकार का नाम बताया, अलेक्जेंडर कनिंघम। याद है नाम उनका? क्या बताया था? अलेक्जेंडर कलिंगम। अलेक्जेंडर कलिंगम साहब जो थे, उन्होंने सन 1961 में, कब? सन 1961 में सर्वप्रथम लोहे की खोज की। मतलब बताया कि इस सभ्यता में क्या पाया जाता था? लोहा। सर्वप्रथम लोहे की खोज नहीं की, बताया था। कब? उत्तर वैदिक काल क्या था सर? लोहे से भी संपन्न था। तो यह बात किसने बताई थी सर? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नाम लिख लेना सर, अलेक्जेंडर कनिंघम। और क्या काम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने? पीछे और क्या काम किया था? बताओ, बताओ। 1961 में जो लोहे के हल की खोज की अतरंजी खेड़ा में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, ये और क्या किए थे? हाँ सर, इन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, किसका सर? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बात दिमाग में बैठा लेना। तो लोहे का जो हल प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, दिमाग में बैठाना, लोहे का हल प्राप्त हुआ, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, जिन्होंने इसका खोजा। कब? 1961 में।
कहा जाता है सर 1961 में इसकी जो खोज की गई है, कहाँ की गई, आप एक गंगा की सहायक नदी है, क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं, काली नदी। उसी काली नदी के किनारे अतरंजी खेड़ा में सर इसकी खोज हुई। अतरंजी खेड़ा में कौन सी, काली नदी, काली नदी, नदी के तट पर ये किसकी सहायक है, गंगा की। याद रखना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसी सहायक नदी पे सर एक चीज की खोज हुई जिसका नाम था लोहा। ये बताया गया सर किस समय का, उत्तर वैदिक काल का। सर एक खोज कहाँ मिलती है, ऐसे ऊपर नहीं रखा रहता, खुदाई करवानी पड़ती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, आपने किसकी खुदाई करवा के क्या खोजा था, कौन सी सभ्यता, तो वही तो पूछ रहे हैं, खुदाई किसने करवाई। ठीक है, उन्हीं के संरक्षण काल में हुआ था सर। ये किसके अंडर काम कर रहे थे, तब आप बताएंगे, जॉन मार्शल। ठीक है, ये किसके अंडर में थे, तब बताएंगे, जॉन मार्शल। यानी कि खुदाई करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने किस, दयाराम साहनी को हायर किया। दयाराम साहनी ने इस पे क्या करवाई, खुदाई करवाई। और सबसे पहली सभ्यता की खोज की भारत में, सभ्यता कौन सी थी, दयाराम साहनी किसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। किसकी खोज की थी, हड़प्पा। कब सर, 1921 में। कब की थी, 1921 में। छोटी छोटी बातें सर अपने दिमाग में बैठा रखिएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा सर उत्तर वैदिक सभ्यता था, इसका प्रचार प्रसार किसने किया, आर्यों ने किया। किसने किया, आर्यों ने। अगली चीज मैंने बताई सर, इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक उपनिषद और कसी अभिलेख, और क्या था, एशिया माइनर, यहाँ सबसे इसकी क्या मिलती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा गया सर पहली चीज जो यहाँ खोजी गई वह कौन सी खोजी गई थी, आप कहोगे अतरंजी खेड़ा जो है सर उत्तर प्रदेश का, कहाँ, गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी के पास। वहां 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने लोहे के हल का खोज किया। किसके हल का खोज किया, लोहे के हल का खोज करते हैं, यानी कि एक साक्ष्य प्राप्त होता है जो कौन सा रहता है, लोहा रहता है। क्लियर होगी बातें, क्या रहता है सर, लोहा रहता है। क्लियर होगी ना। लेकिन हम पीछे पूछ ले सर, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता की सबसे मान्यता प्राप्त क्या थी, वस्तु या चीज, या किसके लिए युद्ध हुआ करता था, गायों के लिए। हाँ, गाय को क्या कहा गया है सर, वहां अघन्या के नाम से जाना गया है। गाय को क्या कहा गया है, अघन्या के नाम से जाना गया है। इतनी बात याद रखना सर, अघन्या के नाम से जाना गया है। क्लियर है सर। एक चीज और जाना, यह सभ्यता जो वैदिक सभ्यता, अघन्य मतलब जो मारने योग्य ना हो। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो हमारी थी, आपने देखा सर ये गंगा और यमुना नदी के दोआब तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, वो पहले में रुक गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता जो है इसका विस्तार कहाँ हो जाता है सर, गंगा और यमुना के दोआब तक हो जाता है। उत्तर वैदिक सभ्यता कहाँ पहुंच जाती है, गंगा और यमुना के दोआब तक पहुंच जाती है सर। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अभी विस्तार इसका बताएंगे आगे चल के। बस दिमाग में बैठाना, कहां तक पहुंच गई, गंगा यमुना के दोआब तक। यानी कि अपने पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार हो चुका है। बात क्लियर है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कौन सभ्यता पहुंच जाती है, उत्तर वैदिक सभ्यता पहुंच जाती है। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिएगा। अब अगली चीज मैं पूछ लूं सर कि इसका साहित्यिक स्रोत क्या क्या था, तो साहित्यिक स्रोत लिखना थोड़ा। ये पुरातात्विक स्रोत पता चल गया आपको। अतरंजी खेड़ा से सर लोहे का जो हल प्राप्त हुआ, लोहे के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कब खोजा गया, 1961 में। खोजा किसने सर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बात याद रखना, किसने खोजा था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और क्या बताया सर, बताया कि यह उत्तर वैदिक सभ्यता का जी हल है। कब का, उत्तर वैदिक सभ्यता का हल है। बनवाली से भी हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, आपको याद है ना। हाँ, लकड़ी का हल, ये छोटी, हाँ पाइप भी मिली थी लकड़ी का। याद रखना ये छोटी छोटी बातें। और सर बनवाली एक ऐसा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां की सड़कें क्या थी, हाँ 90 डिग्री पे नहीं काटती थी, तिरछी मिर्ची थी एक दूसरे से। ये छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। हेडिंग डालिए साहित्यिक स्रोत क्या क्या थे। ठीक है, अभी साहित्यिक स्रोत हेडिंग क्या डालेंगे, पीछे हमने बता दिया आपको। साहित्यिक स्रोत में वही वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आर्य का आता है। ठीक है, ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में हमने बताया सर वो क्या मिला था, हल, लोहे का हल, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। चलिएगा, अब कुछ चीजें उसमें नोट आउट करिएगा।
ठीक है, नो डाउट। सर आपने कहा सर पूर्व वैदिक काल जो था इसकी जानकारी सिर्फ कहां से मिली? हाँ साहित्यिक स्रोत में वही तो बताया जो आपका वेद ग्रंथ वगैरह था, आर्डक ब्राह्मण ग्रंथ, यही सब क्या थे? साहित्यिक स्रोत थे। दिमाग में बैठाना, अगर साहित्यिक स्रोत लिख लियो तो लिख लो वेद, हाँ वेद ग्रंथ, आर्डक ग्रंथ मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ ग्रंथ आर्डक, आर्डक उपनिषद, उपनिषद, इन सबसे जानकारी मिलती है किसकी? उत्तर वैदिक काल की। दिमाग बैठाना, किसकी? उत्तर वैदिक काल की। अगला पॉइंट मैंने बताया था सर कि जो वैदिक सभ्यता थी इसकी जानकारी सिर्फ कहां से मिली? ऋग्वेद से। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी इन सभी स्थानों से मिलती है। आपको ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है, इन सभी जगहों से मिलती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बताओ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाँ वैदिक, संयुक्त रूप से वैदिक सभ्यता, मतलब संयुक्त रूप से यह सब में पाया गया, कहीं से भी जानकारी। लेकिन इसकी जानकारी कहां से मिली? सिर्फ वैदिक सभ्यता की, उत्तर नहीं, वैदिक सभ्यता की। हाँ ऋग्वेद से। कहां मिली? ऋग्वेद से। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसकी जानकारी सर जितने निषद वगैरह थे सबसे मिली। ठीक है, अब अगला बताए वेद त्रयी किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को छोड़, अब ध्यान सुना सर, क्यों अथर्ववेद को छोड़ के? क्योंकि अथर्ववेद जो है मानवीय उपकरणों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें सर आपको कुछ जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं फसलों में, इनकी दवा के बारे में भी बताया गया था, औषधि के बारे में भी बताया गया सर, जादू मंत्र टोना भी बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई है। कहने का मतलब ये मानवीय लोगों से जुड़ा हुआ था अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद की जानकारी जो हमें, इसको जो है वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है। वेद त्रयी में सर कौन कौन से वेद आते हैं? यजुर्वेद, साम और ऋग। यजुर्वेद, साम और ऋग। अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम वेद, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कहा जाता जादू टोना का उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। कहा? अथर्ववेद में। कहा जाता है सर कि 10 मंडल किसमें निहित हैं? ऋग्वेद में। तीसरे मंडल में क्या प्राप्त हुआ सर? गायत्री मंत्रों का उच्चारण है। 10 राग युद्ध सर 7वें मंडल में। पुरुष सूक्ति, नदी सूक्ति 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्ति और नदी सूक्ति का वर्णन कहाँ है सर? 10वें मंडल में। दिमाग बैठा लीजिए, कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। अब बताइए एक चीज कि जो ये अथर्ववेद है और जो ये वेद त्रयी है, इनको दो नामों से जाना जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है और वेद त्रयी को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। अथर्ववेद को, हाँ हाँ, लौकिक कौन था, अलौकिक कौन था? अथर्व क्या था? अलौकिक कौन सा था? तो हाँ वेद त्रयी। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, वेद त्रयी जो थे उनको प्रालौकिक कहा जाता था। ठीक है, और जो लौकिक कहा जाता था ये अथर्ववेद को कहा जाता। दिमाग में बैठा लो, उल्टा मत करना। अथर्ववेद को क्या कहा गया? लौकिक वेद। ठीक है, और जो वेद त्रयी थे उनको क्या कहा गया? प्रालौकिक। क्या कहा गया? प्रालौकिक। दिमाग में बैठा लो, लौकिक कौन था सर? अथर्ववेद। दिमाग बैठाना, लौकिक वेद किसे कहा गया? लौकिक। ये किसे कहा गया? अथर्ववेद को। किसे कहा गया? अथर्ववेद को। लेकिन परालौकिक, वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी, त्राई, वेद त्रयी में सर कौन कौन से आते हैं? आपको यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, एक वेद त्रयी के रूप में जाने जाते हैं सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, आप अगला पूछा जाता है, हाँ मैंने बताऊं गाना किसमें निहित है? गाना, संगीत का वर्णन सामवेद। आप एक चीज से याद रखना, जब शाम हो जाती है सर, सारे कामों से आप छुट्टी पा जाते हैं, तो आप क्या गाना, एकदम आराम से खटिया उटिया पे कहीं सो के, चारपाई और पाई सो के गाना गाते नहीं गाते? सारे काम खत्म हो जाता है तो आप थोड़ा मस्ती के मूड में होते तो आप गाना गाते। कब? शाम के टाइम। तो शाम में वेद में क्या निहित है? हाँ
क्या निहित है? संगीत गायन। याद रखना क्या निहित है? संगीत गायन। दिमाग बैठा लेना, संगीत गायन। या ठीक है, अगर मैं कह दूं सर मानवीय वेद कौन सा वेद कहलाता है? गुड, अथर्ववेद। मानवीय वेद अथर्ववेद। एक एक चीज सर दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक बैठाएंगे नहीं तब तक सर कुछ होने वाला नहीं है। आर्यक क्या होता है? इतनी देर से आर्यक के पीछे हम पढ़ाए हैं, सिर्फ बताओ आप लोग आर्यक क्या है? बताओ आर्यक क्या है? गुड, आर्यक का अर्थ ही होता है जंगल। जो जंगल में अपने गुरु के समीप बैठ के सर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उनको क्या कहा गया? आर्यक। आप लोग घारडयक हैं। घारडयक मतलब जानते हैं? जैसे मैंने बताया घारडयक कुछ होता नहीं, आप घर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, घारडयक है। अभी आपको ले चले सर कहाँ? अमेजोनियन जंगल, ब्राजील, ठीक है, भले वहां जो एक हंटर चींटी पाई जाती है, आपको डस लेगी तो आप आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक बुलेट जितना दर्द होता है उसके काटने पे। वहां अगर मैं ऐसे ही आपको बैठा के शिक्षा दूं तो आप क्या कहलाएंगे सर? आर्यक। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि आप शिक्षा पा रहे हैं और उस शिक्षा को क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए वह क्या कहलाया गया? आर्यक। सर आर्यक पे एक पुस्तक भी लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम बताओ। आर्यक को क्या कहा जाता है? वन पुस्तक। वेरी गुड। आर्यक को क्या कहा जाता है? वन पुस्तक। आर्यक को क्या कहा जाता है? वन पुस्तक। आर्यक को कभी कभी जंगल ग्रंथ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जंगल ग्रंथ। तो आपको आर्यक इतिहास जंगल इतिहास में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जहां जंगल का वर्णन होगा वहां क्या लिखा हुआ मिलेगा? आर्यक। हाँ, नई बुकों में हो सकता है जंगल का वर्णन मिले। सर नए बुक जब ये जान जाइएगा कि जंगल जहां मिल गया, तो इस बुकों को किसने लिखा है? नए इतिहासकारों ने लिखा, क्योंकि जंगल इंग्लिश शब्द है। जंगल इंग्लिश, आप फॉरेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन जंगल भी एक अंग्रेजी शब्दों में आता है, निहित होता है। बात समझ में आई ना? हाँ, लेकिन अगर हिंदी इसका शुद्ध शुद्ध देखेंगे तो क्या कहलाता है? आर्यक कहलाता है। अब सर अगला था आपका उपनिषद। दिमाग बैठाओ, आज लिखना नहीं बहुत ज्यादा, सिर्फ बताना। उपनिषद, उपनिषद क्या था? उपनिषद क्या था? उप मतलब क्या हुआ? समीप। उप मतलब क्या हुआ? निकट। समीप। निस मतलब क्या हुआ? बैठना। उप मतलब समीप, निस मतलब बैठना। यानी कि आप गुरु के समीप बैठे हुए जो होते हैं उसको उपनिषद कहता है। ठीक है, किसके समीप? गुरु के समीप बैठा हुआ जो है उपनिषद कहते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं जो आत्मा है सर वो परमात्मा में विलीन होती है। आत्मा कहाँ जाती है? परमात्मा में विलीन होती है। एक प्रकार से कह दोगे उपनिषद सर्वा है। गुरु और शिष्य के बीच क्या चल रही थी? वार्तालाप चल रही थी। क्या चल रही थी? वार्तालाप चल रही थी। हाँ, क्या चल रही थी? वार्तालाप चल रही थी। उपनिषद सर लास्ट में सबसे आया। क्या आया? सबसे लास्ट में। वैदिक साहित्य में उपनिषद सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? वेदांत। वेदांत यानी कि वेद का अंत। वेदांत क्या कहा गया? वेद का अंत। तो उपनिषद को एक नाम से और किससे जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि वेद का अंत। वेद का अंत। इसका विषय वस्तु क्या थी? पीछे पढ़ाए सर। गुड, ज्ञान मूलक। वेरी गुड। इसकी विषय वस्तु क्या थी? ज्ञान मूलक थी। क्या थी? ज्ञान मूलक। दिमाग में बैठा लीजिए छोटी छोटी बातें। इसकी विषय वस्तु क्या थी? ज्ञान मूलक थी। क्या थी? ज्ञान मूलक। अब सर दोनों में एक रिलेशन बनाइए, ठीक है, कि वो कहां तक था, ये कहां तक फैला है। ध्यान से देखना। रिलेशन बनाने का मतलब है, आपने देखा सा सर उत्तर में जो है वो सभ्यता कहां तक फैली थी? तुर्कमेनिस्तान तक। ये आपको बताए थे। कौन सा उत्तर में तुर्कमेनिस्तान तक फैली थी? वैदिक सभ्यता। उत्तर में कहां तक फैली थी? तुर्कमेनिस्तान। दिमाग बैठाना, उत्तर में जो गई सभ्यता ये कहां तक थी? तुर्कमेनिस्तान। कहां तक पहुंची थी? तुर्कमेनिस्तान। आपने देखा सर ये कौन सी साइड है? पश्चिम। पश्चिम में कहां थी? अफगानिस्तान। कहां तक थी? अफगान तक। अफगान जलेबी का नाम सुने हैं? सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बनने वाला कौन खिलाड़ी? राशिद खान। कहां से आता सर? अफगानिस्तान से। एक स्पिनर है सर और बहुत बेहतरीन स्पिनर है। ये कौन फैला है सर? ये वैदिक सभ्यता पहली। अभी उत्तर वैदिक की बात नहीं हो रही, अभी कौन सभ्यता है? वैदिक सभ्यता है। नीचे सर अरावली पर्वत तक। कहा? अरावली पर्वत।
अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर या माउंट आबू। और माउंट आबू पे सर एक मंदिर पाया जाता है जिसको कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। तो ये सर कहाँ फैली थी? राजस्थान के अरावली तक फैली थी। लेकिन सर ये राजस्थान के अरावली से अब जो है जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल सर उत्तर में तो तुर्कमेनिस्तान तक ही रह गया, पश्चिम में अफगानिस्तान तक ही रह गया। लेकिन सर नीचे के साइड में जो अरावली तक फैली थी इसका और साइड में भी विस्तार हुआ। साइड में विस्तार होके सर आपने देखा अरावली से विंध्य पर्वत श्रृंखला तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? विंध्य पर्वत श्रृंखला तक। ये विस्तार इसका कहां तक हुआ? विंध्य तक। कहां तक फैली सर? विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। यहाँ ऊपर तो उतने रहेगी, रिलेट करवा रहे हैं, रिलेट कर लो। ऊपर सर तुर्कमेनिस्तान तक यानी कि वैदिक काल जहां तक फैला वहीं तक रह गई। इधर सर अफगान तक ही रह गई यानी कि वैदिक सभ्यता जहां तक वहीं तक। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता सर दक्षिण के साइड में जब आई तो अरावली से बढ़ के कहां पहुंच गई? मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला। कहां पहुंच गई? मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत श्रृंखला। और सर ये पूरब में जो था ये पश्चिमी हिमालय तक था। कहां तक था? पश्चिमी हिमालय तक। दिमाग बैठाना, पश्चिमी हिमालय, हिमालय तक था। लेकिन सर जब उत्तर वैदिक सभ्यता आई, कौन सी? उत्तर वैदिक सभ्यता आई तो ये सर पूर्वी हिमालय तक पहुंच गई। कहां तक पहुंची? पूर्वी हिमालय तक। सर ये इंक्लूड कर लो कहां तक पहुंची, दिमाग में बैठा लो। पश्चिमी पूर्वी हिमालय तक। कहां तक पहुंच गई? पूर्वी हिमालय। हाँ दिमाग में बैठाओ, कहां तक पहुंच गई? पूर्वी हिमालय तक। अब एक दिमाग में एक चीज बैठाओ, सर पूर्वी हिमालय तक पहुंच गई, ठीक है। और इधर आपने देखा विंध्य पर्वत श्रृंखला भी घेर लिया ना। तो कहा जाता है यह सभ्यता जो पूरब में फैली थी हमारे भारत में, ये कहां तक थी? पश्चिम उत्तर प्रदेश तक थी। कौन सी वाली सर? वैदिक सभ्यता कहां तक थी? पश्चिम उत्तर प्रदेश तक। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता जब आई ये पश्चिम उत्तर प्रदेश तो सर कवर की ही की, उसके साथ साथ और किसको कवर कर लिया? पूर्वी उत्तर प्रदेश। किसको कवर कर लिया? पूर्वी उत्तर प्रदेश। दिमाग बैठाना, किसको कवर कर लिया? पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो कहेगा सर यह सभ्यता जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम यूपी के साथ साथ कहां पहुंच गई सर? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी में पहुंच गई। इसके अलावा सर पूछेगा क्या सभ्यता गंगा यमुना के दोआब तक पहुंच गई? कहां तक पहुंच गई? इसके पहले सर वैदिक सभ्यता के लोगों को गंगा यमुना के नदी के बारे में पता था, लेकिन सर उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। बस इतना पता था कि हाँ गंगा और यमुना कोई नदी है। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता जैसे आई सर, यह सभ्यता का विस्तार कहां तक हो गया? गंगा यमुना के दोआब तक। दोआब का मतलब समझ रहे हैं? दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान। तो यह सभ्यता कहां तक पहुंची? गंगा प्लस यमुना, यमुना यमुना के दोआब तक। गंगा यमुना के दोआब तक। दिमाग बैठा लीजिए, सभ्यता सर विस्तार होकर कहां तक पहुंची? गंगा यमुना के दोआब तक। अगर मैं कह दूं गंगा यमुना के दोआब तक पहुंची तो सर इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी दिमाग में होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो आप सर आंख मूंद के सोच सकते हैं इसके अंतर्गत क्या आएगा। जम्मू कश्मीर देखा आपने, लेह लद्दाख ये भी देखा आपने, हरियाणा ये भी देखा आपने, पंजाब ये भी देखा आपने, दिल्ली ये भी देखा आपने, गुजरात ये भी देखा आपने, ठीक है, राजस्थान ये भी देखा आपने, उत्तरी पश्चिमी क्या नाम है उत्तर प्रदेश। ये सारे राज्य इसके अंतर्गत मतलब इंक्लूड होते हैं। जैसे कौन कौन सा आपको ऊपर से याद करना सर आंख मूंद के। आपने देखा सर कौन पहुंचा? जम्मू, उसके नीचे आए ऊपर लेह लद्दाख, नीचे आए जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे आए पंजाब, उसके नीचे आए हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। आपने इधर साइड में थोड़ा गए हम, ठीक है, दिल्ली, और साइड में हम थोड़ा गए कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वी और पश्चिमी, हाँ दोनों उत्तर प्रदेश। आप कह सकते हो सर पूरा उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत निहित हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत निहित हो गया। अगर पूछेगा किस किस देश में, ठीक है, किस हिमाचल में उतनी नहीं पहुंची थी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। कहेगा सर किस किस देश में जो है यह सभ्यता पहुंची है तो आपने देश का नाम देखा सर, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक था सर पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान, ठीक है। वो स्वाभाविक सी बात है वो रहेगा ही, ठीक है। कौन कौन सा देश अगर पूछे कौन कौन सी देश में फैली थी? देश
देश आपके सामने है सर, 20 बार लिखने से कोई फायदा नहीं। अफगान, तुर्कमेनिस्तान और एक पाकिस्तान। कौन सा? एक पाकिस्तान। दिमाग बैठा लेना, अफगान, हाँ, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। अफगान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान। ये बात आप देखते हैं। इस समय अफगानिस्तान का हाल आप जान ही रहे हैं सर, बेहाल है। क्यों बेहाल है बताइए, बताइए। हाँ, बेहाल कर दिया, यानी तालिबान शासन चल रहा है। ठीक है, अशरफ गनी वगैरह सब सर निकल लिए देश छोड़ के। अगला क्वेश्चन का, वो तालिबान छोटे छोटे हैं क्या? जाके मिल के आइए, आप तो मिल सकते हैं, तालिबानी व्यवहार होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर। शांत रहो। हमने एक चीज देखा था सर, उत्तर वैदिक सभ्यता, ध्यान सुनना सिर्फ, सर सुनने से ही है। उत्तर वैदिक सभ्यता जो हमारी है, पीछे हमने पढ़ा, पीछे अगर हमने जो है दिल से पढ़ा तो हमने एहसास किया मतलब हमने मन की आंखों से देखा उसको। ठीक है, कैसी आंखों से देखा? मन की आंखों से। सब चीज खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, कुछ मन की आंखों से भी देखना पड़ता है। हमने क्या देखा सर, पिछली बार जो युद्ध हुआ करता था, किसमें? वैदिक सभ्यता में जो युद्ध हुआ करता था, किसके लिए हुआ करता था सर? गायों के लिए अक्सर युद्ध हुआ करता था। किसके लिए हुआ करता था? गायों के लिए युद्ध वगैरह हुआ करता था सर। अब युद्ध वगैरह सर जमीन के लिए होना शुरू हो गया। इसमें युद्ध वगैरह किसके लिए होना शुरू हो गया? जमीन, यानी कि इस सभ्यता को विस्तार बढ़ाने के लिए सर युद्ध वगैरह किसके लिए शुरू हो गया? जमीन के लिए शुरू हो गया। किसके लिए शुरू हो गया? जमीन के लिए। अब सर कुल्हाड़ी उल्हाड़ी का भी प्रयोग करने लगे ये लोग, लोहे की कुल्हाड़ी वगैरह बना के, ठीक है सर, आग ओग से जंगल को जलाकर, कहते लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काट कर, किसको काट कर? जंगलों को। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं सर, आगों से जंगल को जलाकर, ठीक है, क्या कर देते थे? बड़ा स्थान बना देते थे, जहां अपना झोपड़पट्टी वगैरह, खेती वगैरह भी किया करते थे ये लोग। बात समझ में आई ना? तो पूछेगा, अगर पूछता सर कि अपने जमीन का विस्तार कैसे करते थे? लोहे के कुल्हाड़ी से जंगलों को काटा करते थे। क्या करते थे? लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटा करते थे, और जंगलों को कभी कभी आग लगा देते थे। जंगल क्या होता था? जल जाता था। जो लिखने लायक है सर वही लिखना, बाकी सुन लेना। जंगल जल जाता था, जिससे वो क्या करते थे? अपनी सीमा का विस्तार करते थे। किसका विस्तार करते थे? अपनी सीमा का विस्तार करते थे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपनी सीमा का क्या करते थे? विस्तार करते थे। अब सर इसकी प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी? चलिएगा, प्रशासनिक इकाई पीछे हमने पढ़ाया, बताना आपका काम है। देखिए हेडिंग डालिए, प्रशासनिक इकाई। एक इकाई इसमें बढ़ी थी सर, बाकी सब वही पुरानी वाली। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई में पहले सर कौन आता था? कुल। पहले क्या आता था? कुल। दिमाग बैठाना, ये कौन से में आता? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में पहले क्या आता था? कुल आता था। पहले क्या आता था? कुल। आपने देखा सर, पहले आया कुल, कुल के बाद आगे बढ़े थे हम, क्या आया? ग्राम, ग्राम के आगे बढ़े सर 20 से, जन के आगे 20 के आगे बढ़े जन, जन के आगे बढ़े राष्ट्र। ठीक है, क्या है? राष्ट्र। अब सर यही कहा गया जो जन है, ठीक है, जनों से मिलाकर एक सर एक और चीज बना दी गई, जिसको जनपद बोला गया। एक चीज सर बढ़ाई गई बीच में, कई जनों से मिला के क्या बनाया गया? जनपद। ठीक है, कई जनों से मिलाकर, आपने देखा, ये दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, इधर देखना, ध्यान से देखना सर, 20 के आगे क्या आया? इधर बगल कर लो, 20 के आगे क्या आया सर? जन, और जन के आगे क्या आया? राष्ट्र। दिमाग बैठाना, क्या आया? राष्ट्र। अब सर यही जन था, और जन के और राष्ट्र के बीच में कई जन को एक चीज मिला के बना दिया गया जनपद। प्रेजेंट टाइम में भी होता है जनपद, होता नहीं? हाँ, क्या बना दिया गया? जनपद। क्या बना दिया गया? जनपद। इतनी चीजें जो आपने पढ़ा था सर, इतनी चीजें, ये तो सर वैदिक सभ्यता की भी थी। कहाँ की थी? वैदिक सभ्यता की। एक चीज सर जो बढ़ाया गया वो क्या था? जनपद। इन लोगों ने किस चीज का निजात किया, या किस चीज को निकाला सर? जनपद को निकाला। किसको निकाला? जनपद। अब यहां से हम पढ़ाए थे सर, कुल का जो मुखिया होता है उसको कुलप कहते थे। कुलप। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, ग्राम का मुखिया ग्रामणी। विश्व का मुखिया विस्पति, विश्व पति। ठीक है, विश्व का मुखिया
विस्पति। जन का मुखिया क्या कहलाता था? जनपति। दिमाग में बैठा लेना, जन का मुखिया जनपति, जन का मुखिया जनपति। जन का मुखिया जनपति। अब कुल का मुखिया कुलपति नहीं सर, कुल का मुखिया राजा। और उस समय राजा किसका मुखिया हुआ करता था? राष्ट्र का। राजा किसका मुखिया हुआ करता था? राष्ट्र का। और यहाँ सर मुखिया राजा किसका हो गया सर? जनपद का। जनपद का मुखिया राजा, जनपद का मुखिया राजा। और जो राष्ट्र का मुखिया होता था सर, उसको एक राट बोलते थे। क्या बोलते थे? एक राट। राष्ट्र का मुखिया जो था उसको क्या नाम दिया गया? एक राट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक राट। ठीक है, ये मुखिया जो था क्या था? एक राट। हाँ, ये सर आपका प्रशासनिक इकाई थी जो प्रशासन किया करता था सर। किस पे? किस पे प्रशासन किया करता था? उत्तर वैदिक सभ्यता पे ऐसी इकाइयां चलती थी। आप बताइएगा सर, जो बलि दिया जाता था, ओ बलि कह रहे हैं, देखो चलिए ठीक है, बलि क्या थी? बलि क्या थी? कर, गुड। क्या थी? बकरी। हाँ, लगान थी एक प्रकार से। कल, हाँ, कर क्या था? कर था। बलि जो दिया जाता था वो क्या दिया जाता था? कर। कर को क्या बोलते थे? बलि। बलि सर किसको दिया जाता था? राजा को। क्यों सर? वो कबीले की जो रक्षा करता था, कबीले की रक्षा करने के लिए राजा को एक चीज दिया जाता था जिसको बोलते हैं बलि। दिमाग बैठा लीजिए, क्या बोलते हैं? बलि। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं है ना? चलेगा, बाकी आगे की कल की क्लासों में।